भाई, डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स से क्या मुराद है? अकाउंटिंग में कौन से अमूमन वाउचर वगैरह का लफ्ज़ आपने सुना है, ठीक है। एक आम रसीद, हम बाद वक़्त चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उसे बोलते हैं यार रसीद दे दो। ये अमूमन वो लोग कहते हैं जिन्होंने जाकर उसका हिसाब किताब देना होता है, या कई दफ़ा हम उसको अपने रिकॉर्ड के लिए पास रखते हैं। बाद वक़्त चीज़ के अगर उसमें वो ख़राबी निकल आती है तो हमें ये है कि वो वापसी वगैरह के लिए कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन अमूमन जो चीज़ हमें अमूमन बतौर रसीद मिलती है इसको वाउचर कहा जाता है। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ आता है। When a business buys or sells, each stage of the transaction is documented। जब कोई बिजनेस जो है वो कुछ ख़रीदता या बेचता है तो हर लेवल पे उसको क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है। डॉक्यूमेंट करने से क्या मुराद है, उसको एक तहरीरी शक्ल दी जाती है, उसको पेपर पे लाया जाता है, एक एविडेंस उसका जनरेट किया जाता है। द डॉक्यूमेंट कैन बी मैनुअल एंड नाउ अ डेज मोर पॉपुलरली इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल से मतलब है कि आपने खुद हाथ से उसको लिखा हो। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है जैसे आजकल आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आप चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको एक प्रिंटर जो है उसमें से रसीद निकलती है जिसके ऊपर टाइप हुआ होता है जो कुछ आपने ख़रीदा होता है। या जैसे आप एटीएम कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो बैंक से आप जो उसकी जो हिसाब किताब के लिए रसीद निकलती है उसके ऊपर जो कुछ होता है प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड हो, हाथ से लिखा हो, दोनों सूरतों में क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो आपका प्रूफ है कि आपने क्या कुछ ख़रीदा या कितना निकाले, पैसे कितने बाकी हैं। क्यों चाहिए? मैंने आपको बताया ट्रांजैक्शन की डिटेल का एविडेंस हो सकता है। ये हो सकता है कि जी अब ट्रांजैक्शन किस लेवल पे पहुंची हुई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फॉर चेकिंग एंड कंफर्मिंग ट्रांजैक्शन, इसके अलावा जो है वो ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए और कंफर्म करने के लिए, यानी कि ये बाद में जब आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं तो उस वक़्त आप उसको जो टिक मार्किंग करनी होती है कि ये फ़लाना जो मसलन 200 रुपया लिखा हुआ है तो आप उसको वाउचर में से चेक करेंगे क्या 200 रुपये का वाउचर है कोई, ठीक है। तो इसको कहते हैं मतलब जो क्रॉस चेकिंग कह लें आप इसको। फॉर रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन डिटेल, इसके अलावा अगर मैंने आपको बताया था कि जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ पर क्या होता है कि एक OEA बनाया जाता है जिसको ऑर्डर एग्जीक्यूशन एडवाइस कहा जाता है। वो उसके वाया ही सारी ट्रांजैक्शन चलती है। जब वो ट्रांजैक्शन पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है तब एक मतलब बंदा है जिसकी ड्यूटी है कि वो उस OEA से सारी डिटेल्स उठाता है कि जी किसके आगे बेचा, कब बेचा, किस गाड़ी के वाया बेचा, ठीक है, कितने पैसे उन्होंने हमारे देने हैं वगैरह वगैरह। ये बातें उसमें जो है वो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आप किससे कर रहे हो, उस OEA से, उसी एक पर्टिकुलर एडवाइस से, उसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से जो आपके पास से बतौर एविडेंस मौजूद है। तो मीन्स के ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वाउचर आपका। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, एक को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और दूसरे को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है आपने चीज़ खरीदी और साथ ही आपने पैसे दे दिए। कैश ट्रांजैक्शन क्या है, चीज़ खरीदी या सर्विस ली और साथ ही आपने पेमेंट कर दी, इसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन जी। रिसीट, रिसीट क्या है, एन एविडेंस ऑफ पेमेंट, इस बात का सबूत कि जी हमने पैसे दिए थे। बाद में बंदे की कॉल आती है, आपने चीज़ खरीदी, पैसे दे दिए, उसने आपको रसीद दे दी, बाद में उसकी कॉल आती है भाई जनाब आपने पेमेंट नहीं की थी। आप उसके पास जाएंगे, आप दिखाएंगे सरकार ये आपने खुद हमें रसीद बना के दी है कि मैं आपको पे करके आ रहा हूँ। इसलिए अमूमन पता है ऊपर वो पेड की एक मोहर भी लगा के देते हैं कई जगहों पे फर्दर उसको प्रूव करने के लिए कि जी वाकई ये हमारी ही बनाई हुई है रसीद जो है और हमने इसको बाकायदा हमें इसके पैसे मिल चुके हैं। एग्जाम्पल है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर वो होता है जो रोज़ आप और मैं किसी भी दुकानदार से चीज़ लेते हैं, गए पैसे पकड़ाए चीज़ ले। वर्बल आर्डर आप उसको रिटर्न आर्डर के बजाय आप क्या कहते हैं भाईजान वो ज़रा एक जो है वो बिस्किट का पैकेट दे दें, वर्बल आर्डर हो गया। टेलीफोन आर्डर कॉल पे कहा। रिटर्न आर्डर जो है ये अमूमन जो बिज़नेस हैं थोड़े से हाई लेवल के वो अमूमन जो दूसरे से ख़रीदते बेचते हैं चीज़ें तो वो बाकायदा रिटर्न रिक्वेस्ट के तहत चलाते हैं, अमूमन ईमेल वगैरह उसकी जगह पे आ सकती है। इंटरनेट आर्डर जो है वो उसी पोस्ट की एक एडवांस शक्ल है। जो पहले आप पोस्ट किया करते थे आर्डर, उन्हीं को अब आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल के वाया मसलन
जितने लोग जो हैं वो बड़ी कंपनीज आपस में जो ट्रांजैक्शन करती हैं, चीज़ें खरीदती बेचती हैं, तो वो उनको रिक्वायरमेंट वाया ईमेल भेजते हैं कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए, कितना रेट ऑफ़र करते हो। वो रेट ऑफ़र करते हैं, ये जवाब में कहते नहीं हमें इतना नहीं इतना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी आपस में वगैरह। उसके बाद एंड पे जब एक मुत्तफ़िका बात बन जाती है तो ये उसको रिटर्न आर्डर कर देते हैं। वो आर्डर करते हैं और अगली कंपनी फिर उसके मुताबिक इनको चीज़ें भेजती है, बाद में इनको बिल भेज देगी कि आपका इतना बनता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कॉमन सेंस की बात है, कैश के उल्ट है। कैश में तो आपने फ़ौरन पैसे दे दिए थे, क्रेडिट में क्या है, आपने फ़ौरन पैसे नहीं दिए, आपने थोड़ा सा जो है वो उनसे वक़्त मांग लिया कि मैं इतने अरसे के बाद आपको पेमेंट जो है वो कर दूँगा जी। वो कहते हैं फॉर एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोथ पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन बायर एंड सेलर मस्ट एग्री व्हाट द क्रेडिट टर्म्स शुड बी। ठीक है, मसलन टाइम कितने के अंदर अंदर दोनों एक ही बात कहें। एक कहता है कि वो दुकानदार कहता है मुझे 6 दिनों में पैसे चाहिए, ये कहता है नहीं मैं 24 दिनों में दे दूंगा। अब ये कोई बात तय नहीं हुई जब तक वो दोनों किसी एक बात पे नहीं आ जाते, 12 दिनों पे, 7 दिनों पे, 10 दिनों पे, जो भी एक पर्टिकुलर डेट होगी जो उसके तहत भी है कि जो मुझे फ़लाँ दिन को पैसे मिलने हैं, इसके मुताबिक भी है कि मैं फ़लाँ दिन को आपको पेमेंट कर दूंगा। इसके अलावा अमूमन एक बारोइंग लिमिट बना दी जाती है कि जी आप किस हद तक जो है बारो कर सकते हैं हमसे, किस हद तक आप उधार पे चीज़ें खरीद सकते हैं, कब जाके तो आप फर्दर जो है वो हमसे मज़ीद हम आपको उधार पे चीज़ ऑफ़र नहीं करेंगे जब तक आप अपने पिछले पैसे जो हैं वो रिकवर नहीं करवाएंगे जी। इनवाइस, इनवाइस होती है जी डिमांड फॉर पेमेंट। ये आपने याद रखना है। रसीद क्या था, रिसीट क्या था, एविडेंस ऑफ पेमेंट था, सबूत था इस बात का कि पैसे दे दिए गए हैं। इनवाइस क्या है, डिमांड फॉर पेमेंट। डिमांड किसको करनी चाहिए, जाहिर सी बात है जिससे आपने चीज़ें खरीदी। तो सेलर जो होता है ये भेजता है इनवाइस, ये कहता है भाईजान आपने इतनी चीज़ें हमसे खरीदी थी फ़लाँ तारीख को, वो हमने आपको पहुंचा दी हुई हैं, काइंडली उनके इतने पैसे बनते हैं वो हमें दे दें। इनवाइस क्या है, अ डिमांड फॉर पेमेंट। क्रेडिट सेल, इसने तो काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा पढ़िएगा, कोई मसला हुआ तो पूछिए। सादा बात इतनी है जब हम उधार पे चीज़ बेचते हैं तो क्या कहलाती है, क्रेडिट सेल कहलाती है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो आगे नीचे जाके हम अभी थोड़ी देर तक मैं क्लियर करूँगा कि उसमें किस तरीके से दोनों जो घर हैं, परचेज़र और जो सेलर है, वो आपस में किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं। क्रेडिट सेल क्या है, जब आप उधार पे चीज़ बेचते हैं। क्रेडिट परचेज़ क्या है, जब आप उधार पे चीज़ खरीदते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है इससे हमारी सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये स्टोरी ज़रा अब है थोड़ा सा, इसमें MA1 भी आ गया। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी थोड़ी सी आ गई। अब थोड़ा सा मैज्यूम करते हैं कि मसलन हम एक फर्नीचर बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक हो गया, हम चेयर्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं और हम बेड बनाते हैं और सोफ़े बनाते हैं। मतलब हम बेसिकली घर के जो इस्तेमाल का फर्नीचर है वो बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है, एक वो लोग हैं जो पर्टिकुलर चीज़ बनाते हैं, एक वो लोग हैं जो सामान ला के देते हैं। ठीक है, एक वो लोग हैं जो सामान को फर्दर इशू करते हैं। तो यहाँ पर सीन जो है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, जो चीज़ें बनाते हैं। ये कहेंगे जी हमें, और इनको भी एक आर्डर वाले लोग अलग होंगे, वो इन्हें बताएंगे कि फ़लाँ जगह से आर्डर आया, फ़लानी चीज़ बना दो, इतनी चेयर्स बना दो, इस साइज़ की, इस डिज़ाइन की। ठीक हो गया, तो ये क्या कहेंगे कि जी अगर उस तरह की चेयर्स बनानी है तो हमें फिर इतना सामान चाहिए, इतनी लकड़ी चाहिए, इतने जो है वो लुब्रिकेंट्स चाहिए, इतने हमें पॉलिश वगैरह जो है वो चीज़ें चाहिए, इतना फोम चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतनी मशीनरी चाहिए वगैरह वगैरह जो कुछ चाहिए। ये सारा कुछ ये मांगेंगे अपने स्टोर डिपार्टमेंट से। किससे मांगेंगे, स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट चेक करेगा अपनी इन्वेंट्री को, अगर उसके पास सामान पड़ा है तो इनको मुहैया कर देगा, नहीं पड़ा तो ये परचेज़ वालों को एक रिक्विजिशन बना के दे देगा स्टोर वाला बंदा कि भाईजान फ़लाने डिपार्टमेंट से इतनी चीज़ों की डिमांड आई है, स्टोर में हमने चेक किया है, सामान नहीं पड़ा हुआ, काइंडली हमें मंगवा कर दें। अब बात आ गई परचेज़ डिपार्टमेंट के पास। ठीक हो गया, परचेज़ वाला जाहिर सी बात है बायर है और किसी से उसने ख़रीदना है। वो क्या करेगा, वो डिफरेंट सेलर्स को इंक्वायरी लेटर भेजेगा। वो कहेगा जी हमें ये सामान इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए और इस क्वालिटी में चाहिए, डिफरेंट सेलर्स को भेजेगा। ठीक हो गया, वो आगे से कहेंगे जी हमारे पास अगर वो सामान है तो उसकी हम इतनी
प्राइस जो है वो कोट करेंगे, मतलब ये हमारा रेट ये है, ठीक है। जिस पे ये मुतमईन होंगे उस सेलर को ये परचेज़ आर्डर भेज देंगे। परचेज़ आर्डर लिटरली क्या है, अब आप जाके आपका बाकायदा आर्डर बन गया जी हमें इतना सामान चाहिए, मतलब आपकी मर्ज़ी का रेट भी मिल रहा है, आपकी मर्ज़ी की क्वालिटी भी मिल रही है, और आपकी मर्ज़ी की टर्म्स भी वो बंदा ऑफर कर रहा है जिसने आपको सेल करना है, सही है। आप उसको रब्ता करेंगे और उससे बोलेंगे जी हमें फ़लानी चीज़ चाहिए। जब उनके पास परचेज आर्डर जाएगा तो वो आपको एक लेटर या ईमेल भेजेंगे ये बताने के लिए कि जी कंफर्म हो गया है कि आपका आर्डर हम तक आ गया। समझाती है बात की, ये लगातार आपस में जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्होंने बायर ने पहले क्या भेजा, इंक्वायरी लेटर भेजा कि जी ये चीज़ें चाहिए हैं पास, इस क्वालिटी में, इस प्राइस में, इस क्वांटिटी में हमें चाहिए। उन्होंने आगे से प्राइस कोट की। अब बीच में जिस बात पे ये दोनों बंदे एग्री हुए उस पे जाके बायर जो है यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है परचेज़ वाला, उन्होंने क्या भेज दिया, परचेज़ आर्डर भेज दिया। सेलर उसके जवाब में कोई एक्नॉलेजमेंट का लेटर भेजेगा, जी बिल्कुल आपका आर्डर रिसीव हो गया, हम उसके ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ें भेजेंगे, आर्डर मिल गया, जाहिर सी बात है आर्डर हमने किया तब था जब उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की थी, ठीक है। हमारी मर्ज़ी का रेट उन्होंने माना या हम दोनों किसी एक बात पे मुतमईन हुए जिस पे भी, तो उन्होंने अब आर्डर एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ें भेजेंगे। ठीक हो गया। वो चीज़ें भेजेंगे तो जब हमारे पास वो सामान आएगा ना हमारे स्टोर वालों के पास, तो ये उन्हें एक नोट इशू करेंगे जिसको बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट, GRN। क्या बोलते हैं, गुड्स रिसीव्ड नोट के भाईजान चीज़ें मिल गई हैं। ठीक हो गया। और वो लोग इन्हें क्या उसके बदले में देते हैं, डिस्पैच नोट, डिलीवरी नोट। ठीक हो गया, जिसके ऊपर अमूमन इस चीज़ की डिटेल होती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो दी गई थी और हमने वो आपको ऑफ़र कर दी हैं, ठीक है, पहुंचा दी हैं। ये वो इनको दे देते हैं और एक कापी साइन करके अपने पास रख लेते हैं। ये भी गुड्स रिसीव्ड नोट की एक जो है वो कापी अपने पास रखते हैं और एक अपने सेलर वाला जो बंदा आया होता है उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक प्रूफ बन जाता है कि जो चीज़ें उन्होंने अपनी फैक्ट्री से भेजी थी वही चीज़ें यहाँ पर रिसीव हुई हैं। ठीक हो गया। दोनों कंपनी बाद में आपस में इस बात पर लड़ नहीं सकती हैं कि ये कौन सी चीज़ जो है वो आपने भेज दी, हमने तो मांगी नहीं थी। जब इनको मिल जाता है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इनके पास सामान आया है, बायर के पास, इसने उनको क्या दे दिया, गुड्स रिसीव्ड नोट। ये जाके गुड्स रिसीव नोट दे देंगे अपने जो मतलब है सेलिंग डिपार्टमेंट है उनको। अब उनको कन्फर्म हो गया कि चीज़ें उधर पहुँच गई हैं, तो अब ये उन्हें भेजेंगे परचेज इनवाइस। क्या भेजेंगे, परचेज इनवाइस। ठीक है कि जी मतलब इनवाइस जो भी हमने ऊपर बात की ना, डिमांड फॉर पेमेंट, कि भाईजान आपको चीज़ें मिल गई, ठीक हो गया, मेहरबानी करें इतने पैसे आपने हमें फ़लाँ तारीख तक पहुंचा देने हैं। अब यहाँ पर बायर जो है उसको सामान अभी पहुंचा, उसने चेक तो नहीं ना किया, ये तो भी डिलीवर हुआ सिर्फ, तो वो चेक करेगा। अगर कोई चीज़ें उसकी मर्ज़ी की नहीं हैं, उसकी मर्ज़ी की क्वालिटी की नहीं हो सकती, डैमेज हो सकती हैं, कोई भी पंगा हो सकता है, तो वो उन चीज़ों को वापस कर देगा। वापस करेगा तो एक गुड्स रिटर्न नोट बनाएगा, लिखेगा कि मैं फ़लानी चीज़ जो इस रेट पे थी, हमारी मर्ज़ी की नहीं थी, या उसमें ये फ़ाल्ट था, या हमने मंगवाई नहीं थी, कुछ भी हो सकता है, तो वो उनको वापस भेज देगा। अभी तक आप गौर करें कि पैसों का लेन देन नहीं हुआ किसी जगह पे। ठीक हो गया। फ़र्ज़ करें हमारा उन्होंने 10 लाख रुपए का बिल भेजा था जब हमें चीज़ें रिसीव हुई थी, परचेज इनवाइस के वाया उन्होंने कितने की भेजी थी, 10 लाख की। उसमें से 50,000 की चीज़ें हमें लगी कि जी इसमें फ़ाल्ट है या कुछ इशू है और हमने वापस कर दी। हम 50,000 रुपये का एक डेबिट नोट बना के उन्हें भेज देंगे। ठीक हो गया। इसी को वो क्रेडिट नोट कहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, परचेजर क्या बोलता है, डेबिट नोट, और सेलर उसको क्या बोलता है, क्रेडिट नोट। वो एक्सेप्ट करता है जी वाकई ठीक हो गया, चीज़ें मिल गई हैं मुझे, आपकी सामान भेजा ना हमने उनको वापस, उसके साथ क्या दी है, ये डेबिट नोट बना के भेजा। जो आपका सेलर है जब उसको वो सामान जो ख़राब था वो वापस मिलता है तो वो उसके जवाब में हमें एक क्रेडिट नोट बना के भेजता है इस बात की कंफर्मेशन के तौर पे कि जी वाकई ये फ़र्ज़ करें 50,000 का जो आपका माल था वो हमें वापस मिल गया है, उसमें कोई फ़ाल्ट थे या जो भी था, तो हम आपको ये क्रेडिट नोट बना के भेज रहे हैं, क्योंकि पैसों का तो लेन देन अभी तक हुआ ही नहीं है ना। तो ये एक इस बात की महज वजाहत है कि जी
ठीक हो गया, 10 लाख का आपका बिल था वैसे, लेकिन अब उसमें से 50,000 हमने कम कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है अपने अकाउंट में से 50,000 के आपने हमारा फिर सिर्फ आप 9.5 लाख रुपया देना है जी। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट आती है उस रिमिटेंस एडवाइस के साथ, ठीक है। और आप फिर जब पेमेंट भेजते हैं, वो 50,000 की रिमिटेंस एडवाइस मिल गई आपको, आप जब पेमेंट भेजेंगे तो आप क्या करेंगे, 9.5 लाख रुपया कैश उनको ट्रांसफ़र करेंगे और साथ में 50,000 रुपये की ये रिमिटेंस एडवाइस जो उन्होंने आपको दी थी, इस प्रूफ के तौर पे कि जी आपकी अब 10 लाख रुपये की जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो गई, ठीक है जी। क्योंकि 10 लाख तो हमने तब देना था अगर हम पूरे का पूरा सामान वही यूज़ करते, लेकिन हमें तो 50 का सामान पसंद नहीं आया तो हमने वो वापस कर दिया। तो उनके यहाँ तो ये बना हुआ था कि उन्होंने हमें 10 लाख का सामान भेजा हुआ है, उन्होंने रसीद कितने की भेजी हुई है, इनवाइस कितने की भेजी हुई है, 10 लाख की। तो मैंने आपको बताया था कि उसका तरीका फिर क्या है कि हम 9.5 लाख रुपया उनको देंगे इन कैश और 50,000 हम बतौर रेमिटेंस एडवाइस जो है जो उन्होंने ही हमें भेजी हुई है गुड्स रिटर्न के बदले में, वो हम उनको उनकी वापस कर देंगे और हमारा खाता वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने वजाहत तो इनकी कर दी है, ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। पहले डेबिट नोट पढ़ते हैं ताकि आपको क्रेडिट नोट बताना ज़रा आसान हो जाए। डेबिट नोट क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट। हम बेसिकली ये कह रहे हैं भाई चीज़ें आप कितने की वापस भेज रहे हैं, मेहरबानी करें क्रेडिट नोट इशू कर दें। अभी हमने 50 लाख चीज़ें वापस की ना, तो हमने जब वापस की हैं तो हम उन्हें चीज़ें जो वापस भेज रहे हैं तो उनसे कहेंगे ना कि इसका बिल काटना है, उस कटौती को क्रेडिट नोट कहा जाता है, ठीक है जी। तो क्रेडिट नोट क्या है? इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कैंसल्स ऑल और पार्ट ऑफ प्रीवियसली इशूड इनवाइस। इनवाइस का एक हिस्सा या सारे के सारे इनवाइस को ख़त्म करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट नोट बोला जाता है। क्रेडिट नोट जो है ये कौन बनाता है? आपका सेलर बनाता है। किस वजह से? क्योंकि आपने उसको सामान वापस भेजा। फ़र्ज़ करें मैंने लाख का सामान मंगवाया और उसमें से कोई भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है तो मैं पूरा ही वापस कर देता हूँ। इस दौरान उनकी इनवाइस मुझे आ चुकी है कि बिल के तौर पे कि भाईजान लाख रुपया भेजें, तो जो कि मैंने सामान ही सारा वापस भेज दिया तो मैंने कहना भाईजान मुझे ये डेबिट नोट मैं साथ भेज रहा हूँ, आप मेहरबानी करें 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट जो है वो मुझे सेंड कर दें, ताकि जब आप पेमेंट मांगने आएँ तो मैं आपको वो क्रेडिट नोट जो है वो पकड़ा दूँ। ऐसा काम ही होता है। अमूमन ये होता है कि पार्ट कोई हिस्सा छोटा सा आपको पसंद नहीं आया तो आप उसके बदले में उन्हें पैसे उनसे कहते हैं कि हमें क्रेडिट नोट भेज दें, जब हम आपको पेमेंट करेंगे तो साथ हम वो क्रेडिट नोट लगा देंगे। जी आगे जी, डेबिट नोट बाय द सेलर। A debit note is an adjusting document similar to a credit note. It is sent from a supplier to customer when there is need to increase the amount owed by the customer. बात क्या है कि हम ये चाहते हैं यार कि फ़िलहाल आप ये इतने पैसे हम आपको जो डेबिट नोट है ये साथ भेज रहे हैं, ठीक है, कि कल को आप हमें थोड़ा सा ओवर पेमेंट कर देना, ठीक है जी। ये गिवन सिनारियो जब कोई होगा उस वक्त इसकी बात होगी। अमूमन आपको जो पता होना चाहिए वो सादा सी बात इतनी है कि क्रेडिट नोट क्या है और डेबिट नोट क्या है। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर। डेबिट नोट कौन इशू करता है? बायर करता है, ठीक है। इस बात को फ़िलहाल आप डिले कर दें, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि क्यों ऐसे होता है, कब होता है, जब आएगा तो तब देखेंगे। जो अमूम है उसमें ये बड़ा काम है जी। Remittance advice is sent with the payment and shows what a payment represents, ठीक है। वो आप पेमेंट के साथ भेजते हैं कि इसमें ये किस सिलसिले में पेमेंट है, कौन से आर्डर के बदले में है और इसमें क्या कुछ शामिल है। इट डिटेल्स द पेमेंट और इट शोज़ व्हाट आइटम्स आर बीइंग पेड, ठीक है। क्योंकि बाद वक्त आपने एक ही कंपनी से डिफरेंट मौक़ों पे चीज़ ख़रीदी हुई है, तो आपने जनवरी में भी मंगवाया, फरवरी में भी चीज़ें मंगवाई, मार्च में मंगाई और अप्रैल में फ़र्स्ट टाइम आप कोई बिल दे रहे हैं। अब क्या पता कि आप जनवरी वाला बिल दे रहे हो, फरवरी वाला के मार्च वाला, तो आप फिर बाकायदा उनको लिख के भेजते हैं कि हमने जो जनवरी में सामान मंगवाया था फ़लाँ तारीख को उसका इतना बिल बनता था, वो हम भेज रहे हैं, सारे का सारा या जितना भी आप दे रहे हैं वो आप उसके वहाँ पर वजाहत कर दें। प्रोफार्मा इनवाइस या डमी इनवाइस क्या होती है? व्हेन अ कस्टमर डज नॉट वांट क्रेडिट and or wishes to pay in advance for goods, he may request a pro forma invoice from the supplier.
वो कहता है जी मुझे उधार नहीं चाहिए, मैं हो सकता है कि आपको एडवांस में पे कर दूँ। उस सूरत में वो क्या बनाता है, एक प्रो फार्मा इनवाइस बनाता है। दिस विल शो ऑल द डिटेल्स ऑफ द सेल एज वी हैव सीन ऑन द इनवाइस अबव बट विल नॉट बी एंटर्ड इन द सेलर बुक ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ डमी इनवाइस। उसकी रीज़न है क्यों नहीं उसकी बुक्स में होंगी, क्योंकि अभी तक सेल हुई नहीं है, वो एडवांस में पैसे भेज रहा है। अगर वो उनको चीज़ें ना बेच सके तो फिर उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये कानून है ना, सेल तभी होगी जब सेल हो जाएगी, जब सामान बेच दोगे। ठीक है, वैसे आगे आप F4 में जाके पढ़ेंगे जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट सेल्स एक्ट है, ठीक है, उसके बारे में कि कब कोई सेल होती है और कब नहीं हुई होती। बाद का चीज़ अपने प्रेमिसेस पे पड़ी होती है, दुकानदार के पास ही पड़ी होती है लेकिन बिक चुकी होती है। बाद औकात कोई ले भी जाए तो भी नहीं बिकी होती, लेकिन वो लॉ की कॉम्प्लिकेशंस हैं और तब जाके देखेंगे। द कस्टमर विल क्रिएट अ चेक और गेट द कैश टू पे द परफॉर्मा इनवाइस। वो या तो चेक साथ लगाएगा या पैसे साथ भेजेगा। व्हेन द सेलर रिसीव द कैश और चेक इट क्रिएट्स अ रियल इनवाइस विच इज़ रिकॉर्डेड एज नॉर्मल। हाँ, जब उसको वो पैसे बाकायदा मिल जाते हैं तो फिर वो उसको बाकायदा एक जेन्युइन इनवाइस क्रिएट करता है। क्योंकि इट इज़ इमीडिएटली पेड द इनवाइस इज़ इफेक्टिवली कैश ऑन डिलीवरी इनवाइस। ठीक है, क्योंकि साथ ही वो आपको मिल गई ना पेमेंट, जो ही इधर से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ इतनी देर में आपको जेन्युइन कैश मिल गई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अमूमन जो आजकल यार चल रहा है, ये जो आप नेट वगैरह से चीज़ें मंगवाते हैं वो इसी COD के तहत ही होता है, जिसको कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है। मकसद है कि इसकी जेन्युइन इनवाइस उस वक्त बनाई जाती है जब उनके पास पैसे पहुँच जाते हैं। Pro forma invoices are vital for a seller who cannot settle in advance of dispatch, but which has customers who do not want credit and need an invoice against which to raise payment। ये उन लोगों के लिए है कि जो कस्टमर उधार तो नहीं चाहते, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि उनको कोई पर्ची तो मिले जिसके तहत, कोई इनवाइस तो मिले जिसके तहत उन्होंने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो वक्ती तौर पे वो डमी इनवाइस बनाएगा कि जी आपका बिल इतना बन जाना है, तो वो उसको जब पैसे भेजेंगे तब वो उसको साथ में रियल इनवाइस जो है वो, जैसे आप जब ऑनलाइन चीज़ ख़रीदते हैं तो उसका जब वो डिलीवरी होती है तो उसके साथ एक्चुअल इनवाइस मौजूद होती है। वो इसी से, क्योंकि वो एज्यूम्ड ये होता है कि वो आपसे TCS वाला पैसे नहीं पकड़ रहा, वो जो जिस कंपनी से आपने चीज़ मंगवाई है बेसिकली वो पकड़ रहा है, क्योंकि TCS ने उस चीज़ का मुकम्मल हिसाब आगे उन्हें जमा करवाना है। हमें नहीं टेंशन कि TCS ने उस कंपनी के पैसे दिए कि नहीं दिए, हमें तो ये पता है कि TCS वाले ने हमें जब सामान डिलीवर किया था उसने हमसे पैसे ले लिए थे। अदर टर्म्स क्या हैं जी, एक्स वर्क। इफ़ दिस इज़ रिटन ऑन एन इनवाइस इट मीन्स दैट कास्ट ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्लूड कास्ट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अगर एक सामान है ना 10,000 रुपये का, ठीक है, तो वो आपके पास जब आया, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स वर्क, तो इसका मतलब है कि अगर 250 रुपये डिलीवरी है तो वो 10,250 आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्जेस शामिल नहीं है। FOB फ्री ऑन बोर्ड, दिस मीन दैट गुड विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्री टू द शिप बाय द सप्लायर। वो कहते हैं कि जहाज़, ये जो पुराना तजारत का आज भी तरीका है वो तो समुद्री रास्ते ही है, और अमूमन गोरों में तो ज़्यादातर था ही ये। ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर ऊपर FOB लिखा उसका मतलब है कि जहाज़ तक लाने का खर्चा है वो कोई नहीं है, वो फ्री है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। अब जहाज़ से आप तक पहुँचने का खर्चा उसमें ज़ाहिर सी बात शामिल होगा। एडवाइस नोट, डॉक्यूमेंट्स इशू टू अ कस्टमर आर रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर advising that a delivery will be made on a specific day and listing the items to be delivered। ये डॉक्यूमेंट्स इशू टू अ कस्टमर और रिसीव फ्राम अ सप्लायर, एक ही बात है ना, कस्टमर को मिलें या सप्लायर से रिसीव हों। ठीक हो गया, जिनके ऊपर सारी डिटेल्स दी होती है कि कब डिलीवरी होगी, ठीक है, और कौन कौन से आइटम डिलीवर होंगे आपको। किधर से आ गया जी, क्रेडिट नोट पहले बता दिया आपको। डिलीवरी नोट, डॉक्यूमेंट सेंट विद प्रोडक्ट डिलीवर टू अ कस्टमर। वो कहते हैं जी हम आपको ये चीज़ें भेज रहे हैं, अपनी चेक कर लें। मतलब अमूमन ये होता है कि ऊपर लिखा होता है कि आपके इस जो बॉक्स है इसके अंदर मसलन एक टाई होनी चाहिए, एक शर्ट होनी चाहिए, एक बेल्ट होनी चाहिए, आप अपने आइटम जो हैं वो पूरे कर लें जी। प्राइस कोटेशन, ये आपको बताया, ये कौन मांगता है, जाहिर सी बात है परचेज़र मांगता है। किससे मांगता है, सेलर से। सेलर बना के देता है कि अगर मैं आपको ये फ़लानी चीज़ दूँ तो मैं इतने पैसे आपसे लूँगा। डॉक्यूमेंट सेंड टू अ पोटेंशियल कस्टमर कोटिंग फॉर सम गुड, और मैं कंप्यूटर बनवाना है 6 जगहों से पूछता हूँ तो वो मुझे एक रसीद बना के देंगे ना। रसीद तो नहीं होती वो ये कोटेशन ही होती है। कोटेशन होती है कि जी आपको अगर इन स्पेक में कंप्यूटर चाहिए तो इतने पैसों में बनेगा।
परचेज इनवाइस, रिटर्न रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम अ सप्लायर। इनवाइस याद रखना क्या होती है, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट होती है, ठीक है। ये आपका जाहिर सी बात है वही भेजेगा जिसने चीज़ बेची है, और चीज़ें हमारे आगे कौन बेचता है, हमारा सप्लायर जो हमें चीज़ें सप्लाई करता है। सेल्स इनवाइस, रिटर्न रिक्वेस्ट टू अ क्रेडिट कस्टमर फॉर पेमेंट, ठीक है। गिविंग डिटेल्स ऑफ आइटम सोल्ड, आप जब अपने किसी क्रेडिट कस्टमर को कहते हैं भाईजान आपने ये चीज़ें हमने आपको भेज दी हैं, उसके पैसे भिजवा दें, बुनियादी तौर पे इनवाइस लफ्ज़ आपने बस माइंड में रखना है। इंटरनल चेक रिक्विजिशन, अ फॉर्म यूज्ड विद इन अ बिजनेस फॉर प्रॉपरली ऑथराइजिंग पेमेंट्स टू बी मेड टू अ सप्लायर। ये तो एक रूटीन की बात है कि कोई भी चेक जो है वो यूँ नहीं होता कि उसको जो आपका अकाउंटेंट है वही साइन करके भेजता चला जाए, उसकी आगे डिफरेंट जो है वो ऑथराइजेशन होती हैं कि जी इसके साथ में फ़लाना भी साइन करे, फ़लाना भी साइन करे। बाद औक़ात वो जो वाउचर साथ लगाया जाता है उसके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि इसके साइन होंगे तो चेक वैलिड है, वगैरह वैलिड नहीं है। तो ये उसका मकसद है इंटरनल कंट्रोल के कब पैसे भेजने हैं और किस के वाया किस के थ्रू भेजे जा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अ लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, सेटलमेंट डिस्काउंट, पेमेंट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम सेंट बाय अ सप्लायर टू अ क्रेडिट कस्टमर। द स्टेटमेंट ऑल्सो शोज द करंट अमाउंट ओव्ड। आपके का एक सप्लायर है बड़ा पुराना, पूरे साल से आप उससे चीज़ें ले रहे हैं और अनकरीब आपको पता है कि इसको पेमेंट भी करनी है आपने, तो आप उसे कहते हैं भाईजान ज़रा मेरी डिटेल्स भेज दें। जैसे आप बैंक से कहते हैं यार ज़रा मेरा अकाउंट बताओ कि इसमें इतने पैसे हैं, वो कहता है इतने, आप कहते हैं कैसे, वो कहता है मैं स्टेटमेंट निकाल के दिखा देता हूँ, आप चेक कर लें अपना कब कब आपने पैसे निकलवाए हैं, कब कब बैंक ने आपको। बाद औक़ात क्या होता है आपके हिसाब से मसलन बिल आपके हिसाब से बैंक में होने चाहिए 15,500 रुपये, आपने चेक किया तो उसमें पड़े हुए थे 15,025 रुपये, तो आप बैंक चले गए, आपने कहा जी 475 किधर गए हैं, तो वो जब चेक करेगा तो फ़र्ज़ करें आपको कहता है जी आपका जो डेबिट कार्ड है वो रिसेंटली रीन्यू है, उसकी रीन्यूअल फ़ीस जो है 475 थी, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो उसके पास हमारा जो अकाउंट है हम उसकी स्टेटमेंट मांग रहे हैं, हमारे सप्लायर के पास जो हमारा अकाउंट है हम उसकी स्टेटमेंट मांग रहे हैं कि भाईजान हमने आपके कितने पैसे देने हैं और जितने देने हैं क्यों देने हैं। तो वो आपको ये 3-4 बातें बताएगा कब कब आपको इनवाइस भेजी थी, कब कब हमने आपको क्रेडिट नोट इशू किए हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट कौन कौन से आपके लिए ऑफर्ड हैं, ठीक है, और बीच में कब कब आपकी तरफ से कितनी कितनी पेमेंट्स आई हैं। वो सारी जमा तफरीक के बाद आपका इतना नेट बैलेंस बनता है इस तारीख को, मतलब वो फिर आगे इनकी मर्ज़ी है कि इसको कब पे करते हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो तो यही है कि आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन इशू करता है और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बहुत टेक्निकल नहीं है, इसी लेक्चर को 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा माइंड उसके ऊपर खुद भी चलाएं कि क्या है, फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ तो जाहिर सी बात है आप पहले की तरह पूछ सकते हैं। अल्लाह।